शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत। शिक्षण प्रक्रिया के सिद्धांत के संदर्भ में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम। अध्यापन का कार्य करने से पूर्व शिक्षकों को पढ़ाने का उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में प्रत्येक विषय वस्तु का अपना एक महत्व होता है जो शिक्षक एवं छात्र दोनों को एक लक्ष्य प्रदान करता है। ये लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। प्रथम सामान्य उद्देश्य तथा द्वितीय विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय वस्तु से संबंधित अध्याय से होता है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य का संबंध किसी अध्याय टॉपिक से होता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई सामाजिक विज्ञान का अध्यापक लोकतंत्र नामक अध्याय अपने वर्ग में पढ़ाने की योजना बनाता है तो यह उस विषय से संबंधित सामान्य उद्देश्य को दर्शाता है। यदि वह नागरिक शास्त्र पढ़ाने की बात करता है तो यह विशिष्ट उद्देश्य को दर्शाता है, जिनके अंतर्गत लोकतंत्र भी आता है। तो ये निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत था। उसके बाद दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। यह सिद्धांत परस्पर संबंध के आधार पर शिक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर डालता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत आगमनात्मक इंडक्टिव से निर्गमनात्मक डिडक्टिव शिक्षण नियमों का अनुसरण फॉलो करता है। यदि कोई अध्यापक अपने वर्ग में संज्ञा नाउन के विषय में पढ़ाता है तो यह उस अध्याय को वर्तमान उपस्थित उदाहरणों से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, जैसे कुर्सी, टेबल, कलम एवं आम इत्यादि। इस प्रकार यह विधि केवल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली ही नहीं बनाती बल्कि विद्यार्थियों को संबंधित अध्याय से जोड़ती भी है। तो ये था परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। तीसरा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा असाधारण भूमिका निभाती है। यह अभिप्रेरणा आंतरिक एवं बाह्य दो रूपों में होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्तिगत रूप से स्वयं द्वारा संचालित होती है तथा यह किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को स्वयं अभिप्रेरित करती है। दूसरे शब्दों में बाह्य अभिप्रेरणा शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है। उपरोक्त दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के स्तंभ हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एवं छात्र दोनों अभिप्रेरित नहीं हो तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दर में ह्रास हो जा सकता है। तो ये था अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। चौथा है पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल और रिवीजन एंड प्रैक्टिस। यह प्रसिद्ध लोकोक्ति प्रोवर्ब है कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यह लोकोक्ति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों को विषय वस्तु से संबंधित अभ्यास एवं गृह कार्य प्रदान करता है, जो छात्रों की मूल्यांकन की एक विधि भी है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया छात्रों को रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट में मदद करती है। तो ये था पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। पुनरीक्षण मतलब होता है रिवीजन और अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस। पांचवा है पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। यह सिद्धांत प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक बी.एफ. स्किनर द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम सकारात्मक पुनर्बलन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दर को बढ़ाता है तथा द्वितीय नकारात्मक पुनर्बलन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दर को घटाता है। सकारात्मक पुनर्बलन पुरस्कार से संबंधित होता है जो व्यक्तिगत रूप से कठोर परिश्रम पर आधारित होता है। कभी कभी नकारात्मक पुनर्बलन भी सकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करता है, जब व्यक्ति को दंडित किया जाता है तथा इसके माध्यम से वह स्वयं में सुधार लाता है। इस प्रकार की परिस्थितियां नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा एक ही तरीके से सकारात्मक पुनर्बलन में कार्य करती है। छठा है उद्दीपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन।
उत्तेजना पद टर्म किसी कार्य को व्यक्तिगत रूप से करने की अवस्था को दर्शाती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य के प्रति उत्तेजित रहता है तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिक सक्रिय एवं सृजनशील होगा। किसी व्यक्ति को उत्तेजित करने के लिए विभिन्न कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वातावरण, व्यक्तिगत अभिरुचि, शिक्षण तकनीक तथा शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में होता है। तो ये सारे सिद्धांत थे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, उद्दीपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन। आगे है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम क्या क्या हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा। अब है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली, सरल एवं नियमानुसार बनाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। शिक्षण नियम विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार दिए गए हैं। पहला, सरल से जटिल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। शिक्षक को शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को पहले सरल इजी बातें बतानी चाहिए जो एक क्रम में हो, अर्थात पहले गिनती, काउंटिंग, फिर टेबल, पहाड़ा, टेबल, तब जोड़ घटाव इत्यादि। इसके बाद जटिल बातें बतानी चाहिए। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन। शिक्षक को शिक्षण के समय सबसे पहले विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित जानकारी देनी चाहिए। तत्पश्चात विषय वस्तु को आधार बनाते हुए नवीन जानकारी देनी चाहिए। विश्लेषण से संश्लेषण, एनालिसिस टू सिंथेसिस। शिक्षक स्वयं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण कर व्यापक जानकारी एकत्र करे तथा तत्पश्चात उन विश्लेषित विषय वस्तुओं को संयोजित कर संश्लेषित करना चाहिए ताकि अध्यापन के दौरान उन्हें सुविधा हो। चौथा है आगमनात्मक से निगमनात्मक। आगमनात्मक, इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इस विधि के अंतर्गत शिक्षकों को विषय वस्तु से संबंधित नियम से पहले उदाहरण देना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से विषय को समझ सके। पांचवा है निगमनात्मक से आगमनात्मक, डिडक्टिव टू इंडक्टिव। इसके अनुसार शिक्षक को विषय वस्तु से संबंधित नियमों को पहले बताना चाहिए, तत्पश्चात उदाहरण, एग्जाम्पल को, ताकि विद्यार्थी नियम एवं उदाहरणों के मध्य समन्वय बना सके। छठा है यथार्थपूर्ण से भावनात्मक, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यह अवधारणा इस बात पर बल देती है कि शिक्षण के समय शिक्षक को भौतिक सामग्रियों के आधार पर बालकों को पढ़ाना चाहिए, जैसे पेड़, पौधे, जानवर तथा पानी इत्यादि, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं समझ सकते परंतु महसूस करते हैं, जैसे हवा, प्रकाश, तरंग तथा तापमान इत्यादि। तो लाइट कैसे जल रहा है? ये थे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम और नियम। सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण, आगमनात्मक से निगमनात्मक, निगमनात्मक से आगमनात्मक और यथार्थपूर्ण से भावनात्मक। उसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण रणनीति का उपाय। शिक्षण रणनीति एक ऐसा पद है जिसका उपयोग शिक्षक,
शिक्षण के समय करके यह पता लगाते हैं कि विद्यार्थी शिक्षा की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से कक्षा में शामिल है या नहीं। शिक्षकों के पास कुछ ऐसी रणनीतियाँ होती है जो उन्हें यह जांच करने में सक्षम बनाती है शिक्षार्थी पढ़ाई के प्रति रुचि लेते हैं या नहीं। शिक्षक विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जांच करते हैं जो इस प्रकार हैं। संबंधित अध्याय के विषय में सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं के बारे में बताना। लेखक द्वारा लिखे गए अध्याय का क्या उद्देश्य है, इसकी चर्चा करना। पढ़ी हुई विषय वस्तु हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, यह बताना। आप क्या करते यदि आप कविता तथा कहानी के किरदार होते। अध्याय को समझने के लिए कुछ अलग उदाहरण देना। विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करना तथा इसे अपने शब्दों में लिखे अध्याय को समझाएं तथा इसके लिए कोई दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण रणनीति का उपयोग। शिक्षण की रणनीतियाँ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांतों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि छात्रों को किसी विषय वस्तु के विषय में कैसे सिखाया जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की उपस्थिति होना सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अतः इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को समझा जा सकता है जो छात्रों एवं शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी होता है। शिक्षण के क्षेत्र में 6S एवं 1S मॉडल को अपनाया जाता है जो बताता है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को कक्षा में किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को उपयोगी बना सकते हैं। साथ ही छात्रों को भी सीखने की प्रवृत्ति के विषय में उपयोगी होता है। ये 6ES एवं 1S 6ES और 1S मिलके जैसे संलग्न, इंगेज, अन्वेषण, एक्सप्लोर, व्याख्या, एक्सप्लेन, विस्तृत, एलाबोरेट, मूल्यांकन, इवेल्युएट, विस्तार, एक्सटेंड एवं मानक, स्टैंडर्ड्स इत्यादि। विस्तृत एवं मानक हाल ही में जोड़े गए हैं। इन मॉडलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला है संलग्न, इंगेज, संलग्न होना यानी इंगेज। इस प्रक्रम में छात्रों को सीखने के क्रम में उत्सुक बने रहना अनिवार्य होता है। शिक्षक को भी चाहिए कि वे छात्रों में किसी पाठ आदि के प्रति उत्सुकता उत्पन्न करते रहें। सारांशतः यह कहा जा सकता है कि उत्सुकता उद्दीपन की एक प्रक्रिया है जो छात्रों के ज्ञान को बढ़ाती है तथा उन्हें विषय वस्तु के साथ संलग्न करती है। दूसरा है अन्वेषण की क्षमता। अन्वेषण यानी एक्सप्लोर या फ्रीडम टू इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण का अर्थ छात्रों द्वारा किसी विषय वस्तु की गहराई का अवलोकन करना होता है। यह छात्रों में जागरूकता की भावना को उत्पन्न करता है। इस प्रक्रम में शिक्षक भी छात्रों को किसी विषय वस्तु की गंभीरता को बताते हैं जो अंततः छात्रों द्वारा उस उपयुक्त विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। आपको पतला बाल तो बहुत पतला हो गया थी, आप कैसे कटवाइएगा? और पतला हो गया। वही करवाएंगे।
संलग्न, इंगेज, अन्वेषण, एक्सप्लोर के बाद आता है तीसरा समझना, एक्सप्लेन करना, एनालिसिस ऑफ एक्सप्लोर स्टेज। शिक्षण प्रक्रम की यह वैसी अवस्था है जिसके अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि छात्रों ने उक्त विषय के बारे में कितनी अधिक जानकारियाँ प्राप्त की है। इस प्रक्रिया में किसी विषय वस्तु की तथ्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक आयामों की छात्रों से जानकारी ली जाती है। चौथा है ज्ञान का विस्तृत उपयोग, एलाबोरेट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान के अनुप्रयोग का अर्थ अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना होता है। इसके अंतर्गत प्राप्त की गई जानकारी को वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग करना होता है, अर्थात छात्र अपने ज्ञान के तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक एवं अन्य बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। पांचवा है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। मूल्यांकन के प्रक्रम में शिक्षक एवं छात्र दोनों को शामिल किया जाता है। यह एक सरल प्रक्रिया होती है जिसमें समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन होता है। यह मूल्यांकन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन एवं द्वितीय योगात्मक मूल्यांकन। छठा है एक्सटेंड। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रक्रम में विस्तार का अर्थ अपने दिए गए पाठ्यक्रम के अलावा ज्ञान का प्राप्ति करना होता है। इस प्रक्रम में शिक्षक छात्रों को नए नए तथ्यों से अवगत कराते रहते हैं। एक्सटेंड यानी विस्तार, व्यापक। उसके बाद है मानक, स्टैंडर्ड। शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित मानदंडों, नॉर्म्स को इस प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। शैक्षणिक क्षेत्र के प्रमुख प्राधिकरण हैं जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। दूसरा है NCTE, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तीसरा है NPE, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। दूसरा है CCE मैनुअल, सतत और व्यापक मूल्यांकन निर्देश, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। एवं राज्य बोर्ड, स्टेट बोर्ड इत्यादि। इन मानदंडों का शिक्षक एवं छात्र दोनों के द्वारा अनुसरण किया जाता है जो शैक्षणिक स्तर को गति प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी शिक्षण की रणनीतियाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सिद्धांत।